नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब एक समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। और आज हमारा उसका लेक्चर नंबर है 8। आज हमारा लास्ट और फाइनल लेक्चर है। आज का लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट करा है वो जो किताब 2 है उसका करा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और आज हमारा ये शीत युद्ध का दौर, तो दोनों बुक्स में से हमारा एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। इस किताब का दूसरा अध्याय स्टार्ट करें या दूसरी वाली किताब का अध्याय 2 स्टार्ट करें। ओके, पर आज के इस लेक्चर में हमें क्या क्या जानना है तो आइए जान लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध का घटनाक्रम। जो पूरी टाइमलाइन है ना, वो पूरी टाइमलाइन अपन लोग आज जान लेंगे। देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने वैसे तो पूरा डिटेल में पढ़ा है, पूरा विस्तार में और विस्तृत में हम लोगों ने पढ़ा है, हर आपको एक एक चीज क्लियर हुई है। पर जब आप जो टाइमलाइन दे रखी है, घटनाक्रम दे रखा है, इस घटनाक्रम से ना के बराबर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर हमारी तो तैयारी कलेक्टर बनने की है ना, तो हमें अगर किताब में इतना दिया हुआ है हमें इतना पढ़ना है, क्योंकि हम आज 12th बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो कलेक्टर बनने की कर रहे हैं। हमें ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, हमें हर चीज को इस प्रकार से समझते हुए चलना है कि जब मैं 3 साल मतलब ग्रेजुएशन के बाद जब मैं एग्जाम में बैठूं तो मेरी संपूर्ण तैयारी हो, मेरी पूरी की पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो वो टाइमलाइन आपके वहां काम आती है। दूसरा क्या है, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और एक बार टाइमलाइन से आप रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आपको और भी हर चीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। तो आपके लिए 12th में भी बहुत यूजफुल है और आगे अगर यूपीएससी की आप चर्चा करेंगे तो उसमें भी आपके लिए क्या है, काफी बहुत 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 ज्यादा ही यूजफुल है। और एक बात हमेशा दिमाग में बिठा करके रखिएगा कि किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है ना वो फालतू नहीं होता, वो फालतू नहीं होता। मुझसे काफी बार 10th के बच्चे पूछते हैं, सर इंपॉर्टेंट क्या है, सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अरे यार इंपॉर्टेंट कुछ ही नहीं होता, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जब हम आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो फिर आप क्यों कुछ छोड़ते हैं, आप क्यों पूछते हैं कि सर हम ये छोड़ते हैं, सर ये इंपॉर्टेंट बता दीजिए, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। कभी भी ऐसा मत करिएगा, किताब में जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, और एटलीस्ट बाकी दूसरी किताबों की भी मैं नहीं कहता, पर एनसीईआरटी में तो जो कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बताऊं क्या है, एनसीईआरटी ये है कि जैसे समुद्र होता है ना, सागर होता है, उस सागर में से जो पानी को फिल्टर कर करके जो बेस्ट पानी होता है ना, वो जो हमारे पास आ रहा है, उस पानी की तरह है बस ये एनसीईआरटी। भाई बहुत सारा ज्ञान है। आज शीत युद्ध पे तो आप पढ़ोगे तो किताबों की किताबें लिखी हुई लोगों के द्वारा। सोवियत संघ ने एक एक दिन क्या करा है वो पता होगा, अमेरिका ने एक एक दिन क्या करा वो पता होगा, पर जो बेस्ट कंटेंट है उसको निकाल कर करके एनसीईआरटी ने किताब में रखा है, जिससे कि आप उसको पढ़ सके और विस्तार में थोड़ा सा डीप में भी जाकर के और स्टार्टिंग से आप हर चीज को समझ सके। एटलीस्ट इतनी समझ हमारी बन जाए कि जो शीत युद्ध है उसने किस प्रकार से भारत को प्रभावित करा, क्या प्रभाव हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, फिर आज हम लोग समझेंगे आपकी किताब में जो दिए हुए कार्टून है, वो कार्टून्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कार्टून को समझ लीजिएगा, कार्टून क्या है क्या नहीं। और फिर आज हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे। लास्ट में मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन 1, तो उस पर भी देखेंगे आंसर हमारा क्या होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध का घटनाक्रम, टाइमलाइन ऑफ कोल्ड वॉर। टाइमलाइन ऑफ कोल्ड वॉर, जो शीत युद्ध चला उसका पूरा टाइमलाइन क्या था, कब कब कौन कौन सी घटनाएं हुई है, कौन कौन से इंसिडेंट्स कब कब हुए, वो हम लोगों को जानना है। सबसे पहले 1947 साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेमैन का सिद्धांत। देखिए ट्रेमैन का सिद्धांत, ट्रेमैन कौन है, सबसे पहले तो ये बात समझिएगा, ट्रेमैन कौन है, अमेरिकी राष्ट्रपति है। ये रहे ट्रेमैन। ट्रेमैन का जो कार्यकाल है ऑलमोस्ट 1945 से स्टार्ट हो जाता है, 53 तक इनका कार्यकाल चलेगा। ठीक है, 45-46 में इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है, 53 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, ठीक है, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, कुछ अपने विचार रखे। और ये जो सिद्धांत दिया किसने दिया है, ट्रेमैन ने दिया है, तो ट्रेमैन के सिद्धांत नाम रख दिया गया। और क्या सिद्धांत था, इन्होंने क्या कहा, साम्यवाद को रोकने के बारे में ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल्स दिए गए। तो ट्रेमैन यहाँ पर इस सिद्धांत में ये बताते हैं कि आज तक अभी तक अमेरिका काफी बार क्या हुआ, विश्व से अलग रहा है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हुए हैं कि अमेरिका ने पृथकतावाद की नीति अपनाई है, सेपरेटिज्म वाली नीति अपनाई है। हो रहा है दुनिया में, होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी वो इन्वॉल्व हो चुका है, काफी जुड़ चुका है। पर जब बात शीत युद्ध की आ गई और जब नाक की लड़ाई आ गई कि कौन महाशक्ति है, तो यहां पे
ट्रेमन कहते हैं कि अब हम अलग नहीं हैं। अगर सोवियत संघ या साम्यवाद कहीं पर भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, किसी भी राष्ट्र को परेशान करता है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो उनको बचाने के लिए हम हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमें। तो सीधी सी बात है कि ट्रेमन ये चाहते हैं कि साम्यवाद ना फैले, समाजवाद ना फैले, पूंजीवाद का क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। अभी तक हम अलग थे, जो हमारे देश में चल रहा है ठीक है, दुनिया में चल रहा है वो ठीक है, पर अब हम अलग नहीं है। अब दुनिया में क्या हो रहा है हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे। सोवियत संघ कहीं पर अत्याचार करेगा, हम उन अत्याचारों को रोकेंगे, साम्यवाद को खत्म करेंगे और हम पूंजीवाद को फैलाएंगे। तो एक तरीके से 1947 में ट्रेमन का जो सिद्धांत आता है वो पूंजीवाद को फैलाने और साम्यवाद को रोकने के लिए आता है। फिर 1947 से 52 मार्शल प्लान, पश्चिमी यूरोप के पूर्ण निर्माण में अमेरिका की सहायता। देखिए अब इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। मार्शल अमेरिका के व्यक्ति है, तो वहां से एक प्लान आता है, वो एक प्लान लेकर के आते हैं मार्शल प्लान। ये क्या है? देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1939 से 1945 तक। ओके, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तो क्या हुआ, जो जितने भी यूरोपीय शक्तियां थी उन सबने क्या उपनिवेश बना रखा था, जैसे ब्रिटेन ने भारत को, उन सबने क्या करना शुरू करा, धीरे धीरे उनको आजाद करना शुरू करा। आजाद करना क्यों शुरू करा? क्योंकि अब इन यूरोपीय शक्तियों के पास बिल्कुल भी फंड नहीं था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि वो उन उपनिवेशों को चला सके, उनको आगे बढ़ा सके। तो यहाँ 1939 से 1945 जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, काफी विध्वंस, काफी नुकसान उसमें हुआ, और जो जितनी यूरोप की शक्तियां हैं उन यूरोप की शक्तियों की बिल्कुल कमर टूट गई। मतलब वो यूरोप की शक्तियां बिल्कुल आप कह सकते हो बर्बाद हो चुकी थी। बिल्कुल क्या हो चुकी थी? बर्बाद हो चुकी थी। तो यूरोप की शक्तियों ने यह सोचा कि यार हम कब तक लड़ते रहेंगे, हम जर्मनी से लड़ रहे हैं, हम ब्रिटेन से लड़ रहे हैं, हम फ्रांस से लड़ रहे हैं, हम स्पेन से लड़ रहे हैं, हम सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या जीवन भर हमेशा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, या कभी हम फिर से हमारे यूरोप को मजबूत बनाने की बात करेंगे? तो बोला गया बिल्कुल बात तो सही है, हमें क्या करना चाहिए, यूरोप को मजबूत बनाना चाहिए, पूरा यूरोप को एक इकाई के रूप में हमें देखना चाहिए, यूरोप को हमें मजबूत बनाना चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ, अब मजबूत बनाने का मतलब क्या है, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर से कह चुका हूं, आर्थिक विकास के बिना विकास अधूरा है। क्या है? आर्थिक विकास के बिना विकास अधूरा है। अब आर्थिक विकास में पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो फंड ही तो नहीं है, फंड कहां से आएगा? तो अमेरिका ने बोला तुम चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं, मैं हूं ना, तुम चिंता ही मत करो, मैं दूंगा पैसा। क्योंकि अमेरिका अब भी सच में बहुत ताकतवर है। अमेरिका ने खूब तो उद्योग लगाए हैं, खूब इंडस्ट्रीज लगाई हैं, खूब पैसा कमाया, खूब उसकी जबरदस्त अभी दुनिया में उसकी शक्ति चल रही है, और बढ़िया पूंजीवाद को वो आगे बढ़ा रहा है। तो अमेरिका ने बोला तुम डरो मत, हम पैसा देंगे। तो मार्शल प्लान के तहत क्या हुआ, जो पश्चिमी यूरोप है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी यूरोप की बात हो रही, क्योंकि ये पश्चिमी यूरोप ही पूंजीवाद का समर्थक है। पूर्वी यूरोप तो सोवियत संघ को समर्थन दे रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, उनको सपोर्ट करेंगे नहीं। तो पश्चिमी यूरोप के पूर्ण निर्माण, निर्माण का मतलब बनाना और पूर्ण वापस रिकंस्ट्रक्शन करना, फिर से बनाना, क्योंकि यूरोप का पूरा ढांचा गिर चुका है, यूरोप पूरा कमजोर हो चुका है। यूरोप की जो शक्तियां थी उनका द्वितीय विश्व युद्ध में काफी नुकसान हुआ है, तो उनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने के, उन देशों के विकास के लिए मार्शल प्लान आता है। तो अमेरिका क्या करता है, आर्थिक सहायता करता है। अमेरिका क्या करता है, आर्थिक सहायता करता है। आप आगे जाके यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ, ईयू के बारे में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? अध्याय 4 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यूरोपियन संघ, ईयू के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयू जो है यूरोपियन संघ है। यूरोपियन संघ क्या है? यूरोप जो पूरा महाद्वीप है उस पर जितने भी देश है उन सभी का पूरा एक समूह है, एक ग्रुप है। ओके, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही, पर ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज इसमें, पहले 27 थे, फिर 2016 में ब्रिटेन बाहर हो जाता है तो वो 26 रह जाते हैं। तो 26 देश इसमें है यूरोपियन संघ में। तो ये यूरोपियन संघ का आधार कहां से है? इस मार्शल प्लान से ही। जब हम यूरोपियन संघ की शुरुआत करेंगे तो फिर से आपको क्या है, मार्शल प्लान याद आएगा। अब सोचिए कि अगर मैं आपको यहाँ पे घटनाक्रम नहीं बताता, अगर अपन घटनाक्रम नहीं पढ़ते, तो अब आप वहां जाकर के मुझे मार्शल प्लान समझाना पड़ता। पर अब ऐसा नहीं है, अपन एक बार यहां पढ़ लिया और एक बार जब वहां पढ़ेंगे तो अपना और रिविजन हो जाएगा। अब 1948 से 1949 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। ठीक है, बर्लिन कहां पर है? जर्मनी में। उसकी क्या कर ली गई? घेराबंदी। भाई जैसे ये बर्लिन है तो इसको पूरी तरह से घेर लिया, किसने? सोवियत संघ ने। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। देखिए ये बर्लिन है, इस बर्लिन भी 2 भागों में हो जाएगा। ओके, बर्लिन भी 2 भागों में हो जाएगा, एक पश्चिमी बर्लिन और एक पूर्वी बर्लिन। तो जो पश्चिमी बर्लिन है ये किसका है? अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, और पूर्वी बर्लिन इनको सपोर्ट कर रहा है। अब क्या है कि
सोवियत संघ नहीं चाहता था यहां पूंजीवाद फैले पश्चिम में, तो इसलिए क्या कर लिया उसने, पूरा घेराव कर लिया। ओके, पूरा घेराव कर लिया। पर ट्रेमैन क्या कहते हैं कि सबकी रक्षा हम करेंगे। बोले ठीक है। तो यहां पर वो क्या कर रहे हैं, ट्रेमैन अमेरिका क्या कर रहा है, हवाई जहाजों से उनसे खाना पहुंचा रहा है, उनकी मदद कर रहा है। किसकी कर रहा है, पश्चिम बर्लिन वालों की कर रहा है, मतलब इस साइड वालों की कर रहा है। पर जो आपूर्ति, जो सप्लाई पहुंचाई जा रही है, ये क्या बोला, जो आपूर्ति भेजी गई है उसे सोवियत संघ ने क्या कर लिया, अपने विमानों से उठा लिया। मतलब क्या करा, लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। ठीक है। और अभी हम आगे जाकर के देखेंगे कि 1961 में क्या हो जाएगा, ये बर्लिन दो भागों में बट जाएगी, यहां पर दीवार खींच दी जाएगी। 1950 से 53 क्या होता है, कोरिया युद्ध होता है। ठीक है। और हम कोरिया युद्ध के बारे में एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कोरिया का युद्ध हुआ और वहां पे मध्यस्थता के लिए कौन गए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी वहां पर जाते हैं। तो 1950 से 1953 कोरिया युद्ध होगा। अब 54 की बात करते हैं। वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार, जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर, 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन और सिएटो का गठन। देखिए अब इस टाइम पे 1954 में चार चीजें हुई हैं। 1954 में चार घटनाएं हुई। पहला, वियतनामियों के हाथों दायन फू में फ्रांस की हार। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंद चीन क्षेत्र, इंडो चीन एरिया। ओके, इंडो चीन एरिया। अब क्या है, ये वाला और ये वाला जो देश है इसका नाम है वियतनाम। ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है इसका नाम है लाओस, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कंबोडिया। ओके, तो ये जो है ना, इन तीनों देशों को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी चीन क्षेत्र कहते हैं, इंडो चीन एरिया इसको कहते हैं। अब यहाँ पे भी काफी समय तक विवाद चला। पहले तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में इन देशों पे जो कंट्रोल रखा वो किसने रखा, फ्रांस ने रखा। ओके, फ्रांस ने रखा। पर फ्रांस के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हार जाने के बाद क्या हुआ कि अमेरिका को यह महसूस हुआ कि फ्रांस यहाँ पे साम्यवाद को बढ़ने से रोक नहीं पा रहा, क्योंकि फ्रांस तो खुद पूंजीवादी था। तो अमेरिका चाहता था कि भाई तुम यहाँ पे साम्यवाद मत बढ़ने दो। और ये जो तीनों देश है ना, ये साम्यवाद के कट्टर समर्थक है, ये सोशलिज्म कम्युनिज्म को काफी सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए अमेरिका चाहता था कि भाई यहाँ पे साम्यवाद ना फैले, पर वो दिन पर दिन फैलता जा रहा था। तो इसलिए फाइनली फ्रांस भी वहां से हट जाता है और अमेरिका अपना इंटरफेयर कर देगा। और यहाँ पे वियतनाम के एक बहुत फेमस लीडर है जिनका नाम क्या है, हो ची मीन। अब वो क्या है कि मॉस्को कहां पे, रशिया में, और रशिया क्या था सोवियत संघ, और सोवियत संघ क्या था, साम्यवादी। तो वो वहां पर पढ़ने गए थे। अब वहां पर पढ़ने गए तो वो समाजवाद साम्यवाद से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए। बोले यार गजब की चीज है समाजवाद साम्यवाद। वो यहां पर आए, उन्होंने संगठन बनाया। तो मतलब इस पूरे वाले एरिया में क्या हो गया, फिर समाजवाद और साम्यवाद फैलने लग गया। अब धीरे धीरे फिर क्या करा गया, इस जो वियतनाम में इसका विभाजन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वियतनाम का विभाजन कर दिया गया। तो पहला तो वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार। तो फ्रांस क्या हो जाता है, हार जाता है। दायन बियन फू स्थान का नाम है, वहां पे क्या हो गई, फ्रांस की हार हो गई। उसके बाद 1954 में जेनेवा समझौता होता है। जेनेवा समझौता ने क्या करा कि ये जो वियतनाम है इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 17वीं समांतर रेखा, ठीक है, 17th पैरेलल लाइन, बिल्कुल समांतर बराबर में इसको क्या कर दिया, पैरेलली इसको बांट दिया गया। किसको, वियतनाम को, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम। अब यहां पे जो थोड़ा सा मैटर है वो ये है, उत्तरी वियतनाम जो है ना, उत्तरी वियतनाम में सरकार किसकी है, हो ची मिन की सरकार है, जो कि समाजवाद साम्यवाद को समर्थक है और जिसको रूस का मतलब सोवियत संघ का और चीन का संरक्षण मिला हुआ है। चीन भी शुरुआत में तो समाजवाद साम्यवाद को सपोर्ट करता है, तो समाजवाद और साम्यवाद का उसको संरक्षण मिला हुआ है। और हो ची मिन कट्टर क्या है, समाजवादी साम्यवादी, क्योंकि वो तो रशिया में सोवियत संघ में पढ़कर के आया है। तो अब उत्तरी वियतनाम में तो सरकार किसकी है, समाजवाद साम्यवाद वालों की। और दक्षिणी वियतनाम में सरकार किसकी है, अमेरिका समर्थित सरकार यहां पे बिठा रखी है। जो यहां पे नेता बिठाया जाएगा वो अमेरिका का खास आदमी होगा, मतलब पूंजीवादी होगा। परंतु बात यह है कि यहां के जो लोग हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी समाजवाद और साम्यवाद चाहते हैं, वो भी समाजवाद और साम्यवाद चाहेंगे। वियतनाम का विभाजन कर दिया गया और एक क्या हुआ, सिएटो संगठन बनाया गया। ठीक है,
साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसने करा था? ये गठन अमेरिका ने करा था। अब मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ईयर में और कौन सी डेट में ये करा गया था। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट के लेक्चर्स में आपसे डिस्कस कर रखा है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो 1954 में 4 काम हो गए। एक तो दायन बियन फू में फ्रांस की हार हो गई। फ्रांस की हार के बाद अमेरिका यहाँ पे हस्तक्षेप कर देगा। फिर जनेवा समझौता, जनेवा समझौता से क्या हुआ है कि वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, और फाइनली सीएटो का गठन। ये 4 काम होते हैं। 1954 से 1975 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। अब मैं आपको सच कहूं, ये पहले जो चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये पहले क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाया जाता था, पर फिर इसको हटा दिया गया। ओके, पहले 8 चैप्टर्स हिस्ट्री की बुक में आते थे, पर अब सिर्फ और सिर्फ 5 ही रह गए आज के समय में। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो वियतनाम है ना, इस वाले एरिया में अमेरिका को हम जितना शरीफ समझते हैं ना कि हो देखो अमेरिका तो सबकी मदद करा, नहीं। अमेरिका हो चाहे जो महाशक्ति है ना, इन्होंने अपनी ताकत के नाम पर है ना बहुत गलत किया दुनिया के साथ। अमेरिका ने 1954 से 1975 में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और स्पेशली वियतनाम पे सबसे ज्यादा इतने बम गिराए जिसकी आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते। और ऐसे ऐसे हथियारों का प्रयोग उन्होंने करा है जिससे क्या है, लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, और उनके आज तक उनके बच्चों में वो परेशानियां देखने को मिल रही, कैंसर, विकलांग हो रहे हैं। ऐसे ऐसे हथियारों का प्रयोग वहां पे करा गया। एक उत्तरी वियतनाम में एक गांव है माइली गांव। कौन सा नाम है? माइली गांव। मैं आपको अमेरिका का जो दुष्ट रूप है ना वो दिखा रहा हूं, माइली गांव। माइली गांव में क्या करा गया, जो अमेरिका की सेना थी ना, उसने पहले तो सारे पुरुषों को मार दिया, फिर महिलाओं के साथ बलात्कार करा। ठीक है, महिलाओं बच्चों का शोषण करा, बलात्कार करा, और फिर उसके बाद उनको भी मार दिया, और फिर पूरे गांव को जला दिया। पर उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया, बच गया। और वो बच गया तो उसने क्या पूरी दुनिया को बता दिया माइली गांव में ये घटना अमेरिका की सेना ने करी। तो काफी ज्यादा क्या हुआ, अमेरिका की बुराई हुई। ठीक है, अमेरिका के खिलाफ सब हो गए, बोले ये अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका तो ये तो गलत कर रहा है, ऐसा वैसा। ये सब कुछ अमेरिका कर क्यों रहा था? क्योंकि ये साम्यवाद के समर्थन में थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि ये लोग साम्यवादी बने, मतलब अपने विचारों को सही दर्शाने के लिए, अपनी विचारधारा को बेस्ट बनाने के लिए कितना हद तक कोई राष्ट्र हिंसा कर सकता है वो आप यहां पर देख लीजिए। इसीलिए कहा गया कि हमें हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हम एक विचारधारा से बंध जाए, हमें कभी भी अपने आसपास में जंजीरें नहीं लगानी चाहिए। भगवान बुद्ध क्या कहते थे कि पहले जानो और फिर मानो। पहले तुम जानो तो सही। भगवान बुद्ध तो यह भी कहते थे कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि तुम्हारे माता पिता कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि तुम्हारे गुरुजन कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं। अगर किसी भी बात को मानना है ना, तो पहले उसके बारे में जितना अध्ययन कर सकते हो अध्ययन करो, जानो और फिर मानो। ठीक है, स्वयं के दीपक स्वयं बनो, मतलब स्वयं ही जीवन में उजाला करो। सही और गलत को जानो, किसी एक विचारधारा में मत फंसो कि नहीं ये जो करा है वो सही है, पूंजीवादी ही सही है या साम्यवादी ही सही है। एक विचारधारा में जब हम लोग फंस जाते हैं तो क्या होता है, फिर हिंसा ही हिंसा होती है। यही हालत भारत में आप देखिए, जाति के नाम पे जो लोग बिल्कुल एक ऐसा हो जाते नहीं हमारी जाति सर्वोच्च है या हमारी जाति बढ़िया है, ठीक है, तो फिर हिंसा होती है। जब ये भावना आ जाती है हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो ये हिंसा होती है। तो जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर और एक विचारधारा में बांध लेते हैं ना, तब हिंसा ही होती है। और अमेरिका ने 1954 से 1975 में वियतनाम में काफी हद तक अमेरिका का हस्तक्षेप रहता है, इंटरफेयर अमेरिका करता है। और अमेरिका इंटरफेयर क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पे एक तो साम्यवाद है और दूसरी बात रूस और चीन क्या कर रहे हैं, यहां पर अपने रिलेशंस बढ़ा रहे हैं। 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया। तो मैंने आपको जब सेंटो के बारे में बताया था तो सबसे पहले तो आप ईयर बता दीजिएगा कौन से ईयर में ये हुआ। चलिए ईयर तो आपको पता ही है, डेट बता दीजिएगा। ओके, और इसे बगदाद समझौता भी कहा जाता है क्योंकि ये बगदाद में हुआ था। फिर इसको बाद में सेंटो का नाम दे दिया गया और फिर बाद में ये तो जल्दी डिसॉल्व भी हो जाते हैं, हट जाते हैं। 1955 में एक और काम हुआ है, वार्सा संधि। वार्सा संधि की यहां पर चर्चा नहीं करी गई टाइमलाइन में, वार्सा संधि लिख लीजिएगा। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। देखिए ध्यान दीजिएगा, हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। एक और बात ध्यान दीजिएगा, 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण।
अब एक एक चीज को समझिए। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। तो सोवियत संघ ने क्या करा, हंगरी पर हस्तक्षेप करा। सोवियत संघ क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश हमारे अधीन हो, मतलब हमारी बात को माने। तो हंगरी पर उन्होंने क्या कर दिया, अभी मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगा। सोवियत संघ ने क्या करा, हंगरी में हस्तक्षेप करा, इंटरफेयर करा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हंगरी का ज्यादा से ज्यादा अधिकार होना चाहिए। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिक्स आक्रमण। ठीक है, देखिए क्यूबा का आपने मानचित्र देखा, एक स्थान है बे ऑफ पिक्स। ठीक है, बे ऑफ पिक्स एक स्थान है, वहां पे क्या कर दिया, अमेरिका ने आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। अब देखिए, अब हमें तो क्या लगता है, वैसा ही लगता था कि नहीं बिल्कुल डायरेक्ट सोवियत संघ ने कोई एक्शन लिया था जब क्यूबा मिसाइल संकट पड़ा। ऐसा नहीं, पहले कुछ घटनाएं हुई है। और यहां पे इससे पहले अमेरिका के बे ऑफ पिक्स पे करने से पहले फिडेल कैस्ट्रो जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी खुद थोड़ी बहुत गतिविधि अमेरिका में करी है। फिर अमेरिका ने बे ऑफ पिक्स पे अटैक करा है और फिर वहां से सोवियत संघ क्या कर रहा है, अपनी मिसाइलें भेज रहा है, जिसे हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानेंगे। 1961 में बर्लिन दीवार खड़ी की गई। ये 1961 में ये क्या है, बर्लिन दीवार खड़ी करी जाती है। अब बर्लिन दीवार खड़ी क्यों गई, ये जैसे बर्लिन है, अब क्या होता है कि इधर वाले जो लोग हैं ना, इधर वाले जो पूर्वी लोग हैं वो तो सोवियत संघ को समर्थन कर रहे हैं, और पश्चिमी वाले जो लोग हैं वो अमेरिका को समर्थन कर रहे हैं। पर क्या हो रहा है कि ये पश्चिम वाले एरिया में काफी विकास हुआ है, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश था, पैसों की कमी थी नहीं। किसी कंपनी को बोला वहां जाओ और वहां विकास करो, तुम्हारा प्रॉफिट और हमें थोड़ा बहुत पैसा देते रहना, बोले ठीक है तो बढ़िया। पर अब समाजवाद साम्यवाद में तो क्या सब कुछ सरकार करे। तो पहली बात तो रूस, आज का रूस ही कितना बड़ा है, फिर उसमें और देश मिल गए, तो उन देशों पर विकास करना और सारे के सारे काम सरकार करे, आप किसी निजी प्राइवेट को काम करने नहीं दे रहे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो इधर वाले पूर्व वाले एरिया में विकास नहीं है। और दूसरा, जब वहां पे स्टालिन रहते हैं, स्टालिन रहेंगे, स्टालिन कहां के, सोवियत संघ के जो महासचिव या राष्ट्रपति रहेंगे, तो वो क्या करते हैं कि सारे के सारे यहां से संसाधन उठा करके सोवियत संघ या रूस में डालते जाते हैं, रूस को ज्यादा विकसित बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे स्थान, ये स्थिति खराब हो गई। तो यहाँ के जो लोग, क्या हुआ, पहले दीवार नहीं थी तो वो लोग पश्चिमी यूरोप में भाग जाते थे, पश्चिमी बर्लिन में भाग जाते थे। तो स्टालिन ने बोला ये तो गलत बात है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, बर्लिन में बर्लिन दीवार बनाई गई। कब बनाई गई है, 1961 में, 1961 में। ओके, फिर इसमें को बाद में गिरा दिया जाएगा। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट होता है। क्यूबा का मिसाइल संकट पूरा अपन ने विस्तार में पढ़ा था। 1965 डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप, ये भी अभी मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगा। 1968 चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप, ये भी आ जाओ मानचित्र। ये देखिए, ये तो सबसे पहले तो ये तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्यूबा। ओके, ये आपको क्यूबा देखने को मिल रहा है। ये जो आपको रेड पोर्शन में दिखाया है, ये क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, डोमिनिकन गणराज्य। तो यहां पे क्या करा है, अमेरिका ने हस्तक्षेप करा है, क्योंकि अमेरिका ये सोचता है कि क्यूबा क्या है, क्यूबा साम्यवादी है, और अगर यहां पर ये आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास के एरिया है, अगर ये भी साम्यवादी हो गए तो सोवियत संघ के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा यहां से कोई भी परमाणु मिसाइल को छोड़ना। तो वो यह नहीं चाहता है कि ये क्या है, सारे के सारे सैनिक अड्डे बन जाए किसके, सोवियत संघ के। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, डोमिनिकन गणराज्य पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसको अपने अधीन लेने की पूरी पूरी कोशिश करी है। अब आ जाइए चेकोस्लोवाकिया में। अब ये चेकोस्लोवाकिया, ये चेकोस्लोवाकिया आपको नजर आ रहा हो। अब देखिए यहां पर सोवियत संघ ये चाहता है कि इनकी तरफ तो है, बहुत बढ़िया बात है, परंतु क्या कर रहा है, इन लोगों की जो इंटीरियर पॉलिटिक्स है उसको भी इफेक्ट कर रहा है। यहां पर मेरे हिसाब से राष्ट्रपति बने, यहां पर मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री हो, यहां पर मेरे हिसाब से सरकार चले, तो काफी ज्यादा क्या है, पॉलिटिक्स को इंटरफेयर कर रहा है। तो इसीलिए तो क्या कहा गया कि चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। तो सोवियत संघ भी हस्तक्षेप इंटरफेयर में बस ये लोग यही चाहते हैं कि सब कुछ वहां पर क्या हो, हमारे हिसाब से हो। हमारे हिसाब से होने का मतलब हमारे हिसाब से वहां का नेता हो, हमारे हिसाब से वहां पर सारे काम हो, सब कुछ हमारे हिसाब से हो, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हम हमारी विचारधारा को वहां पर फैला सके और हमारी विचारधारा से हम ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बन सके। अब देखिए क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपको अपॉइंट करा कि भाई आप इस पोस्ट पे बैठिए, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आज पार्टी है, आज अपने पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये पार्टीज क्या है, ये पार्टीज ऐसे लोगों को ही बड़े पोस्ट पे बिठाती है जो कि उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, उनके विचारधारा को फॉलो करे। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस पार्टी की विचारधारा को बिल्कुल ही नहीं मानता है, अब वोट तो बड़े पद पे पहुंच गया, बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता इनकी पार्टी की विचारधारा को, तो हटाएंगे यार। वो क्यों बिठा रहे अपनी विचारधारा के अनुसार के लोगों की, उनकी विचारधारा पे ज्यादा से ज्यादा काम हो। तो यही काम वो लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। यहाँ पर ये मैंने हंगरी दिखाया, ठीक है, तो हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, इन पे कौन कर रहा है बार बार में, सोवियत संघ।
1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीनी दौरा। बस ये जो चीनी दौरा ना, यहीं पर क्या हो जाएगा, अमेरिका और चीन के रिश्ते में चीनी मिल जाएगी, मतलब शक्कर मिल जाएगी। अभी तक अमेरिका और जो चीन का रिश्ता है वो कैसा है, नमक वाला रिश्ता है, खारा खारा रिश्ता है। अभी जो प्रेम था ना चीन का, वो किसके साथ था, सोवियत संघ के साथ था। पर अब 1972 में जैसे ही निक्सन भैया वहां जाएंगे, रिचर्ड निक्सन कौन है, वहां के राष्ट्रपति हैं, जैसे ही राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन वहां जाएंगे, चीन जाएंगे और शरबत में चीनी मिला करके पिएंगे, और वो चीनी किसको है, चीन को भी पिलाएंगे, और फिर उनके बीच में प्रेम की शुरुआत हो जाएगी। 1972 वो दौर है बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे किताब में। 1972 वो समय है जब चीन अपनी सारी की सारी पॉलिसियां बदल देगा। चीन पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पूंजीवादी बनने की कोशिश करेगा, सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को वो अपना लेगा। तो राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दौरा का मतलब विजिट, ठीक है, वो वहां गए हैं, वहां के जो प्रधान हैं उस प्रधान से मिले हैं, मुलाकात करी है, बातचीत करी है, और उनको कहा है कि साम्यवाद आम्यवाद छोड़िए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और अब यहां से क्या होगा, धीरे धीरे खटास आने लग जाएगी। 1978 से 89 कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। देखिए अब कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप, कंबोडिया मैंने आपको दिखाया था भाई ये वियतनाम है तो ये कंबोडिया है, ओके, ये वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था। अब क्या कहा है, वियतनाम का कंबोडिया में हस्तक्षेप, ठीक है, कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। यहां पर इंटरफेयर कौन कर रहा है, वियतनाम कर रहा है। वियतनाम नहीं कर रहा है, एक्चुअल में कौन कर रहा है, यहां पे किसकी सरकार है, दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार है, तो यहां पर हस्तक्षेप कौन कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं, अमेरिका वाले। तो 78 से 89 तक वो हस्तक्षेप चलता है। 79 से 89 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहां पर इंडिया के पास पाकिस्तान और पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान। इंडिया तो क्या है, गुट निरपेक्षता में है। तो मैंने आपको लास्ट तक बता दिया था कि दोनों महाशक्तियों में से कोई भी ना तो भारत को दबा सकता है और ना भारत को हल्के में ले सकता है, दोनों ही काम नहीं कर सकता वो। तो इसलिए भारत की तरफ से तो न्यूट्रल था, सोवियत संघ भी ठीक है यार, अमेरिका की तरफ भी नहीं है, अमेरिका वाले सोचते सोवियत संघ की तरफ भी नहीं, ठीक है वो अपने चल रहे हैं, कोई बात नहीं। पर पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान पश्चिमी गठबंधन में जुड़ जाता है, पाकिस्तान अमेरिका की शरण में चल जाता है। और जब हमने क्या कहा कि 1971 में भारत ने सोवियत संघ की मदद ली बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, क्यों ली, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के एडवाइजर चीन होते हुए पाकिस्तान जाकर के मुलाकात कर करके आते हैं, बातचीत करके आते हैं, और फिर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब ये बात पता चलती है तो बोले ठीक है अब हम भी बता देते हैं। तो उन्होंने फिर सोवियत संघ के साथ ट्रीटी कर ली, क्योंकि मिलिट्री की तो आवश्यकता है, हथियारों की इनकी तो आवश्यकता तो एक ना एक तरफ से तो हमें लेने ही होंगे। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान कहां मिल चुका है, पश्चिमी अलायंस में, अमेरिका के समर्थन में आ चुका है। तो अब इनके सबसे पास में क्या आ गया, अफगानिस्तान। भारत की तरफ से ना तो सोवियत संघ चिंता में है और ना अमेरिका चिंता में है। तो अब जब पाकिस्तान पश्चिमी अलायंस या मैं कहता हूं अमेरिका के समर्थन में जा चुका है, तो अब इसके पास में अफगानिस्तान है। तो सोवियत संघ ने सोचा कुछ हेरा फेरी ना हो जाए, इसलिए क्या करो, अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दो या अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दो, जिससे कि नहीं तो पाकिस्तान तो हो ही गया पूंजीवादी, वो तो जाएगा अमेरिका के साथ, कल को इनके विचार यहां पर भी पहुंचेंगे और वो भी क्या हो जाएंगे, पूंजीवादी हो जाएंगे। 1985 गोर्बेचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। देखिए अब 1985 में गोर्बेचोव क्या होते हैं, गोर्बेचोव जो यहाँ पे साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट पार्टी है जो रूस की, उसके महासचिव बन जाते हैं, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन जाते हैं। अब जब गोर्बेचोव महासचिव बन गए, और इनसे पहले भाई आप अगर देखते हैं 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ, साम्यवादी दल को एक पार्टी का दर्जा मिल गया कि साम्यवादी दल ही रहेगा। 1922 से लेकर के 1985 गोर्बेचोव से पहले यहां पर अगर आप लेनिन 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाएगी, 1924 के बाद स्टालिन का राज शुरू होता है। स्टालिन के बाद आप सोवियत संघ में जितने भी लोग देखेंगे ना, ये तानाशाह थे, ये डिक्टेटर थे, ये भला नहीं सोच रहे हैं, बोले नहीं हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए। तो कट्टर समाजवाद साम्यवाद के समर्थक, और जो अपने हिसाब से कर रहा है वो उसको कर रहे हैं। वो सोवियत संघ को महाशक्ति बनाना चाहते हैं, चाहे डरा करके बनाओ चाहे लड़ करके बनाओ, कैसे भी बनाओ, बस बनाना चाहते हैं सोवियत संघ को। पर जब 1985 में मिखेल गोर्बेचोव साम्यवादी दल के क्या बनते हैं, महासचिव बनते हैं, कि जो कि सबसे बड़ी पोस्ट थी, मतलब एक तरीके से वो सोवियत संघ के क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। अब गोर्बेचोव को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, गोर्बेचोव को लगता था कि यार क्या है कि काफी हद तक हम लोग पिछड़ चुके हैं, ठीक है, हम फालतू में विचारधारा के नाम पे लड़ रहे हैं, दुनिया
टेंशन में आ रही है, ये टेंशन खत्म करनी चाहिए और हमें भी थोड़ा बहुत अपने आप में सुधार करना चाहिए। अब सुधार के नाम पर इन्होंने क्या है कि काफी हद तक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ गोर्बेचेव सुधार कर देते हैं। ठीक है, काफी हद तक ये ऐसे सुधार करते हैं जो कि साम्यवादियों के खिलाफ थे, जो कि सोवियत संघ की विचारधारा के खिलाफ थे। तो गोर्बेचेव 1985 में आकर के सुधार की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। इनके बारे में हम लोग पूरा चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि गोर्बेचेव के सुधार के बाद ही क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन होता है। सोवियत संघ तभी जाकर के टूटता है। ओके, सोवियत संघ का विघटन तभी होगा क्योंकि ये सुधार करते हैं और फिर फाइनली क्या करते थे, सबको, सोवियत संघ के सभी देशों को बोल देते हैं आप आजाद हो सकते हैं, वो आजाद हो जाएंगे। ठीक है, ये 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के वहां से इस्तीफा दे देंगे राष्ट्रपति के पद से, और उस दिन हम मान लेते हैं सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति। उसके बाद हमने येल्त्सिन के बारे में पढ़ा था, जो कि रूस के राष्ट्रपति बनेंगे। एक आपको इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, अभी 30 या 31 अगस्त को, इसी 30 या 31 अगस्त 2022 को मिखाइल गोर्बेचेव की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। परंतु यहाँ पे जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं करते, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी नहीं करते। मतलब रूसी नेता जो है, उन लोगों का ये मानना है कि गोर्बेचेव वो व्यक्ति है जिसने हमारे सोवियत संघ को तोड़ दिया। गोर्बेचेव वो व्यक्ति है जिसने हमारे सोवियत संघ का जो सपना था, जो एक पूरी दुनिया पर राज करने का सपना था, उसको खत्म कर दिया। तो गोर्बेचेव एक तरीके से हमारे लिए अच्छा व्यक्ति नहीं था, परंतु पूरी दुनिया के बाकी नेताओं ने उनको क्या श्रद्धांजलि दी है और उनको एक शांति का दूत बताया कि उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए सुधार करे, जो कि वो बहुत बेहतरीन बात थी। अब 1989 बर्लिन दीवार गिरी, पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। अब देखिए, अब ये जो बर्लिन में दीवार थी, ये बर्लिन में दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989 को ये दीवार गिराई गई। बनाई कब गई थी? 1961। इस बर्लिन दीवार के बारे में भी हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो 9 नवंबर को ये दीवार गिरा दी जाती है। दीवार गिराते ही जो पूर्वी यूरोप की सरकारें, उनके विरुद्ध लोगों का क्या होने लग जाता है? प्रदर्शन होने लग जाता है। इस तरफ की जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लग जाते हैं, हमें बर्बाद कर दिया, हमें ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्योंकि 85 से गोर्बेचेव के सुधार होना शुरू हो चुके हैं, तो लोग भी अब समझ चुके हैं कि हाँ भाई अब सुधार ही है, तो अब तो हम सब कुछ मांग कर सकते हैं। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, सब कुछ पूरा ये एकीकरण पूरा यूनाइट हो जाएगा जर्मनी। ओके, और 1991 में सोवियत संघ का विघटन, और विघटन के साथ ही क्या हो जाएगी? शीत युद्ध की समाप्ति। और यहां पे शीत युद्ध की समाप्ति के साथ क्या होता है? हमारा चैप्टर भी समाप्त, पूरा कंप्लीट होता है। ओके, अब अगर इस चैप्टर में आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है, आप बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। अब एक बार क्या करिए कि पूरे चैप्टर को एक बार और रिवाइज करिए, एक बार और अच्छे से पढ़िए। पर अब हम एक चीज और जान लेते हैं, कार्टून। कार्टूनों को बहुत अच्छे से समझना अति आवश्यक है। कभी का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इनसे मतलब कार्टून या डायग्राम, इमेजेस ऐसी चीज होती है जिनसे कि आप छोटे में काफी कुछ समझ सकते हैं। इनसे आप काफी कुछ समझ सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक तो पूरा लिखे और एक हम लोग क्या करते हैं, मैप से जगह पॉइंट आउट कर देते हैं, तो हमें इजीली समझ में आ जाता है। देखिए, पहला कार्टून ये है। अब इस कार्टून में क्या है, ये जो व्यक्ति आपको देखने को मिल रहा है, ये तो कौन है? यूएसएसआर है, सोवियत संघ है। ये जो व्यक्ति है वो यूएसए, अमेरिका, और यहां पर कौन देखने को मिल रहा है? चीन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि यूएसएसआर और यूएस साथ साथ बैठे हैं। यूएसएसआर जो सोवियत संघ है वो चिंता मुक्त होकर के बैठा है कि चिंता है नहीं, चीन तो अपने साथ है। परंतु क्या हुआ? प्रेम बढ़ गया ना, साइड में से जाकर के निक्सन दौरा करके आएंगे और चीन के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो वही दर्शाया कि ये पीछे से जाके दगाबाजी कर रहा है। ये कार्टून किसने बनाया? भारत के जो मशहूर कार्टूनिस्ट है कुट्टी, उन्होंने बनाया। ये उस समय को दर्शा रहे हैं जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गांठी। तो ये जो चीन है वो चुपचाप अमेरिका के साथ दोस्ती कर लेता है, और किसको अंधेरे में रखता है? समाजवादी सोवियत गणराज्य को, मतलब यूएसएसआर को या सोवियत संघ को। दूसरा कार्टून ये दर्शाया, देखिए इस कार्टून में आप देखिएगा, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति को दर्शाया गया। यहां पर आपको देखने को मिलेगा वियतकोंग। ये वियतकोंग क्या है? मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये पूरा वियतनाम है। उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार है? साम्यवादियों की सरकार है, हो ची मिन की सरकार है। दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार है। तो यहां पे दक्षिणी वियतनाम में जो लोग साम्यवाद के समर्थक थे, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था वियतकोंग। ओके, ये संगठन अप्रोक्सीमेट 1960 में, लगभग 1960 में बनता है। और अगर इसे अपनी भाषा में, हिंदी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीय मुक्ति सेना उसको कहा गया। ठीक है, वियतकोंग ये संगठन बनाया गया। इस वियतकोंग को यहाँ के राष्ट्रपति खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये वियतकोंग ना तो अमेरिका के बमों से हिल रहा था, ना तो उनसे डर रहा था, ना अमेरिका से डर रहा था। बस वो जिद पे लड़ा हुआ था कि हमें क्या करना है, पूरे वियतनाम का एकीकरण और साम्यवाद पूरे वियतनाम में चाहिए।
तो ये वियतकोंग अमेरिका के और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। फिर जैसे ही दिखाया गया कि ये वियतकोंग को खाने की कोशिश कर रहे, तो वियतकोंग ने क्या कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति के चेहरे पर डंक मार दिए। ठीक है, ये कार्टून भी कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाया। वियतनाम में अमेरिका जो दुस्साहस है उसको चित्रित करा गया कि अमेरिका क्या चाहता है कि वियतकोंग को पूरा खत्म कर करके, मतलब इसको पूरा खा कर करके क्या है, पूरे उसी में क्या है, जो दक्षिणी वियतनाम है वहां पे पूंजीवाद को फैलाना चाहता, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। ओके, तो चलिए अब आज का जो एमसीक्यू है वो भी जान लेते हैं। लास्ट मैंने आपको सिर्फ एक ही एमसीक्यू दिया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ओके बच्चों, अब आज शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? दिसंबर 1989, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990 और जनवरी 1991। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1990, 25 जनवरी 1991, 25 नवंबर 1992 और 25 दिसंबर 1991। ये तो आपको काफी दोनों ही बहुत इजी है। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा शीत युद्ध का जो दौर है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।